स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। अध्याय 19 सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1928। 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस के युवा नेतृत्व मुख्यतः जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एवं सत्यमूर्ति ने डोमिनियन स्टेट्स ऑफ निवेशक स्वराज को कांग्रेस द्वारा अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किए जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। इसके स्थान पर उन्होंने मांग की कि पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित करे। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे महात्मा गांधी तथा मोतीलाल नेहरू का मत था कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग को इतनी जल्दबाजी में अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस पर आम सहमति बन सकी है। उन्होंने सुझाव दिया कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग को मानने के लिए सरकार को 2 वर्ष की मोहलत दी जानी चाहिए। बाद में युवा नेताओं के दबाव के कारण मोहलत की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि डोमिनियन स्टेट्स पर आधारित संविधान को सरकार ने यदि 1 वर्ष के अंदर पेश नहीं किया तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करेगी, बल्कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ करेगी। वर्ष 1929 के दौरान राजनीतिक घटनाएं। जनता को सीधे राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु वर्ष 1929 में गांधी जी ने पूरे देश का सघन दौरा किया। विभिन्न स्थानों पर उन्होंने सभाओं को संबोधित किया तथा युवाओं से नए राजनीतिक संघर्ष हेतु तैयार रहने का आग्रह किया। 1929 की यात्राओं से पहले जहां गांधी जी का मुख्य जोर रचनात्मक कार्यों पर होता था, उसकी जगह पर अब उन्होंने जनता को सीधी राजनीतिक कार्रवाई के लिए तैयार करना प्रारंभ कर दिया। जनता द्वारा बहिष्कार का आक्रामक कार्यक्रम अपनाने तथा विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाने के लिए कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन किया। गांधी जी ने इस अभियान को पूर्ण समर्थन प्रदान कर लोगों को सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मार्च 1929 में कलकत्ता में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में उत्तेजना फैल गई और लोगों ने सरेआम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। वर्ष 1929 की ही कुछ अन्य घटनाओं से स्थिति और विस्फोटक हो गई तथा पूरे राष्ट्र के लोगों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं जागृत हो उठी। इन घटनाओं ने मेरठ षड्यंत्र केस, मार्च माह, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट अप्रैल माह तथा मई में इंग्लैंड में रैमजे मैकडोनाल्ड की लेबर पार्टी की सत्ता में आना प्रमुख थे। लॉर्ड इरविन की घोषणा 31 अक्टूबर 1929। महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट रूप से कहने का आदेश हुआ है कि सरकार के निर्णय में 1917 की घोषणा में यह बात निहित है कि भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दे उसमें दिए गए हैं। उनमें डोमिनियन स्टेट्स अधिशासित स्वराज्य की प्राप्ति हेतु जुड़ी हुई है। लॉर्ड इरविन ने यह भी वादा किया कि जैसे ही साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। दिल्ली घोषणा पत्र। 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें मांग रखी गई कि यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना नहीं होगा कि किस समय डोमिनियन स्टेट्स दिया जाए, बल्कि इस बैठक में इसे लागू करने की योजना बनाई जानी चाहिए। दूसरा, इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाए तथा सहमति की एक सामान्य नीति तय की जाए।
23 दिसंबर 1929 को वायसराय इरविन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार भिड़ंत का दौर प्रारंभ होने की तैयारी हो गई। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणापत्र तैयार किया गया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई। यद्यपि 18 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से सिर्फ 3 का समर्थन ही नेहरू को प्राप्त था, किंतु बहिष्कार की लहर में युवाओं के सराहनीय प्रवास को देखते हुए महात्मा गांधी ने इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में कांग्रेस का सभापतित्व जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष चुने जाने के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, उनके पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लिया था तथा दूसरा, गांधी जी का उन्हें पूर्ण समर्थन प्राप्त था। अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रेरक अध्यक्षीय भाषण में कहा, विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है और कामरेड आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। तो नेहरू ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मुक्ति का तात्पर्य सिर्फ विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना भर नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और रिपब्लिकन हूँ। मेरा राजाओं और महाराजाओं में विश्वास नहीं है, ना ही मैं उन उद्योग में विश्वास रखता हूँ जो राजे महाराजे पैदा करते हैं और जो पुराने राजों महाराजाओं से अधिक जनता की जिंदगी और भाग्य को नियंत्रित करते हैं और जो पुराने राजों महाराजों और सामंतों के लूटपाट और शोषण का तरीका अख्तियार करते हैं। नेहरू ने संघर्ष के तौर तरीकों का भी स्पष्टीकरण किया और कहा कि मुक्ति का कोई भी आंदोलन जन आंदोलन और शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। केवल संगठित विद्रोह के समय ही इसका शांतिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। हिंसा आंदोलन को कमजोर बनाती है और उसका मार्ग विचलित करती है। लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव की प्रमुख मांगें इस प्रकार थीं। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्व उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिसमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में कौंसिल के चुनावों में भाग न लेने तथा कौंसिल में मौजूदा सदस्यों को अपने पदों से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता की शपथ। पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति की शपथ ली। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली। गांवों तथा कस्बों में सभाएं आयोजित की गईं, जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया तथा तिरंगा झंडा फहराया गया। इस शपथ में निम्न बिंदु थे। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय जनता का अहरणीय अधिकार है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने जनता से स्वतंत्रता के अधिकार को छीनकर न केवल उसका शोषण किया है, बल्कि उसे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से भी विनष्ट कर दिया है। भारत को आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया गया है। राजस्व की वसूली हेतु उच्च दरें निर्धारित की गई हैं, जो हमारी आमदनी से काफ़ी अधिक हैं। ग्रामीण उद्योगों का विनाश कर दिया गया है तथा उसका विकल्प नहीं ढूंढा गया है। सीमा शुल्क, मुद्रा और विनिमय दरें एक पक्षीय और भेदभावपूर्ण हैं तथा इससे भारत के किसान और उत्पादक बर्बाद हो गए हैं। हमें कोई भी वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। संघ एवं संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता के अधिकार से हमें वंचित कर दिया गया है तथा हमारी प्रशासनिक प्रतिभा की हत्या कर दी गई है।
सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था ने हमें हमारी मातृभूमि से अलग कर दिया है तथा हमें ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है कि हम सदैव गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहें। आध्यात्मिक दृष्टि से अनिवार्य रूप से शस्त्र विहीन कर हमें नपुंसक बना दिया गया है। अब हम यह मानते हैं कि जिस विदेशी शासन ने चारों ओर से हमारे देश का सर्वनाश किया है, उसके शासन के सम्मुख समर्पण करना ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है। ब्रिटिश सरकार ने अपने समस्त स्वैच्छिक संबंधों को समाप्त कर हम स्वयं को तैयार करेंगे। हम अपने को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार करेंगे, जिसमें करों की अदायगी न करने का मुद्दा भी शामिल होगा। यदि हम ब्रिटिश सरकार को सभी प्रकार का सहयोग बंद कर दें तथा किसी भी प्रकार की हिंसा न करें, तो इस अमानवीय राज का अंत सुनिश्चित है। इसलिए हम संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए कांग्रेस समय समय पर जो भी निर्देश देगी, हम उसका पूर्णतः पालन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह एवं अन्य विप्लव। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। ये मांगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगले कदम के रूप में थी। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी। इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए उसे 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। ये मांगे थीं: सामान्य हित से संबद्ध मुद्दे। पहला, सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% तक की कमी की जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। तीसरा, CID विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। नंबर चौथा, सशस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की मांगे। रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए। 8, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। किसानों की विशिष्ट मांगे। नंबर 10, लगान में 50% की कमी की जाए तथा 11, नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। फरवरी 1930 तक सरकार द्वारा इन मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक उत्तर न मिलने के कारण साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक में यह निर्णय गांधी जी पर छोड़ दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे को लेकर कब और कहां से शुरू किया जाए। फरवरी के अंत में गांधी जी ने नमक के मुद्दे को सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा बनाने का निश्चय किया। गांधी जी ने नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन में केंद्रीय मुद्दे के रूप में क्यों चुना? जैसा कि गांधी जी ने कहा, पानी के से पृथक नमक नाम की कोई चीज नहीं है जिस पर कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है तथा असहाय, बीमार और विकलांगों को पीड़ित कर सकती है। इसलिए यह एक अत्यंत अविवेकपूर्ण एवं अमानवीय है जिसका उपयोग मानवता के विरुद्ध किया जाता है। पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध था, क्योंकि यह ग्रामीण निर्धन जनता के दुखों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त और सर्वमान्य मुद्दा था। नमक गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था। साथ ही पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना किसानों को समझ में भी नहीं आता, किंतु नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तु पर कर लगाए जाने के विरोध में किए गए आंदोलन से किसानों का समर्थन सहजता से प्राप्त किया जा सकता था। यद्यपि नमक का व्यय निर्धन व्यक्ति द्वारा वहन किया जा सकता था, किंतु भावनात्मक रूप से यह खादी के समान गरीबों की आत्म सहायता का एक प्रमुख माध्यम बन सकता था। नमक का मुद्दा गरीबों के साथ ही हर भारतीय को प्रभावित करने वाला तथा उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों तथा अपनी 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया, जो सरकार के प्रमुख
यह सरकार के सम्मुख पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं करेगी तो 12 मार्च को वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। सरकार द्वारा पत्र का कोई सार्थक जवाब न मिलने के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की तथा 24 दिनों में 240 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट में नमक बनाकर कानून तोड़ा। इससे पहले गांधी जी की दांडी पदयात्रा के दौरान रास्ते में हजारों किसानों ने उनका संदेश सुना तथा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कई ग्रामीणों ने सरकारी नौकरियों का परित्याग कर दिया। 9 अप्रैल को गांधी जी ने एक निर्देश जारी करके आंदोलन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जहां कहीं भी संभव हो लोग नमक कानून तोड़कर नमक तैयार करें। शराब की दुकानों, विदेशी कपड़ों की दुकानों तथा अफीम के ठेकों के समक्ष धरने आयोजित किए जाएं। यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो तो हम करों की अदायगी का विरोध कर सकते हैं। वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं। जनता याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालयों का बहिष्कार कर सकती है। सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं। हर घर में लोग चरखा कातें और सूत बनाएं। छात्र सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करें। स्थानीय नेता मेरी गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में सहयोग दें। इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभिक चरण के रूप में 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई इस ऐतिहासिक यात्रा में गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून के उल्लंघन को भारतीयों द्वारा विशिष्ट कानूनों के विरोध एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति के प्रयासों के प्रतीक के रूप में देखा गया। इस यात्रा इसके विकास तथा लोगों पर इसके प्रभाव को समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। गुजरात में गांधी जी की अपील पर 300 ग्रामीण सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने एवं उसे संगठित करने में सराहनीय प्रयास किए। नमक सत्याग्रह का प्रसार। एक बार जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा प्रारंभ की। मालाबार के कलप्पन ने कालीकट से पोयन्नूर तक की नमक यात्रा की। असम में सत्याग्रहियों का एक दल सिलहट से बंगाल के नोवाखली समुद्र तट पर नमक बनाने पहुंचा। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरों की स्थापना की गई। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण उत्तेजना फैल गई तथा कलकत्ता, मद्रास एवं कराची आदि नगरों में उग्र प्रदर्शन हुए। 4 मार्च 1930 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने ऐलान किया कि धारासड़ा नमक कारखाने पर भी अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे तथा अपना नमक कानून तोड़ने का अभियान जारी रखेंगे। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा सोलापुर इत्यादि शहरों में गांधी जी की गिरफ्तारी का जबरदस्त विरोध किया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया, रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान अदा न किया जाए, जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी करना अदा किया जाए तथा मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन किया जाए। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रकृति या स्वरूप का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण इस प्रकार है। तमिलनाडु। अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के तंजौर के समुद्री तट पर श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा प्रारंभ की। इस घटना के परिणामस्वरूप विदेशी कपड़ों की दुकानों पर व्यापक धरने दिए गए। कोयम्बटूर, मदुरा,
बिरदनगर इत्यादि के आंतरिक क्षेत्रों में शराब विरोधी अभियान को भारी समर्थन मिला। यद्यपि राजाजी ने आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने का प्रयास किया, तथापि इसमें हिंसक घटनाएं हुई तथा पुलिस ने इसका हिंसक दमन किया। चूलई मिल की हड़ताल को खत्म करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। बेरोजगार बुनकरों ने शराब की दुकानों पर हमला किया, जबकि किसानों ने जो कीमतों के गिरने से पीड़ित थे, मदुरा में बोदी नायकनूर में दंगा फसाद किया। मालाबार के केलप्पन वायकोम सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध एक नायर कांग्रेस नेता ने नमक पदयात्रा का आयोजन किया। इन्होंने कालीकट से पोयन्नूर तक की यात्रा की। पी कृष्णा पिल्लई ने भविष्य में केरल कम्युनिस्ट मूवमेंट की नींव डालने वाले नवंबर 1930 में कालीकट समुद्र तट पर पुलिस लाठीचार्ज के सामने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा की। आंध्र क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा एवं गुंटूर के जिला स्तर पर नमक पदयात्रा आयोजित की गई। बड़ी संख्या में शिविराम सेना की तर्ज पर बने कैंप नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के तौर पर स्थापित किए गए। व्यापारियों ने कांग्रेस के फंड में राशि प्रदान की और काम्मा एवं राजू जैसे प्रमुख जाति के किसानों ने दमनकारी हथकंडों का विरोध किया, लेकिन असहयोग आंदोलन जैसे जन समर्थन इस क्षेत्र में नहीं मिला। उड़ीसा गोपाल बंधु चौधरी एक गांधीवादी नेता के अंतर्गत नमक सत्याग्रह बालासोर, कटक एवं पुरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में प्रभावी सिद्ध हुआ। असम विभाजित मुद्दों के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन 1921-22 को मिला था। विभाजित मुद्दों में शामिल थे असमी और बंगालियों तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ता मतभेद और घनी आबादी वाले पूर्वी बंगाल से मुस्लिम किसानों का आगमन। दोनों के बीच तनाव बढ़ा रहा था। यह कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया। इस सर्कुलर द्वारा छात्रों और उसके अभिभावकों को अच्छे व्यवहार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। आंदोलन के दौरान इस सर्कुलर का उल्लंघन किया गया तथा इसके विरुद्ध प्रदर्शन आयोजित किए गए। चंद्रप्रभा सेकनी ने दिसंबर 1930 में वन कानूनों को तोड़ने के लिए कचरी गांव के निवासियों को प्रेरित किया, जिसे असम कांग्रेस के नेतृत्व में अस्वीकार किया। बंगाल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता के नेतृत्व में दो गुटों में विभाजित थी। कलकत्ता कॉरपोरेशन के चुनाव में संलग्न थी। इसके परिणामस्वरूप अधिकतर कलकत्ता भद्रलोक के नेता का उनकी ग्रामीण जनता से अलगाव हो गया। साथ ही डक्का एवं किशोरगंज में सांप्रदायिक दंगे हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बेहद कम मुसलमानों ने भाग लिया। इसके बावजूद बंगाल में सर्वाधिक संख्या में गिरफ्तारियां हुई और साथ ही साथ सर्वाधिक हिंसक झड़पें भी हुई। नमक सत्याग्रह एवं चौकीदार के साथ साथ विभिन्न शक्तिशाली आंदोलन मिदनापुर, आरामबाग एवं कई ग्रामीण क्षेत्रों में हुए। चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। यहाँ भी गांव के लोगों को सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा। आंदोलनकारियों को बुरी तरह पीटा गया तथा उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। इसी समय चटगांव में सूर्यसेन के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने 2 सरकारी शस्त्रागारों पर धावा बोल दिया तथा प्रांतीय सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। बिहार में चंपारण एवं सारण पहले 2 जिले थे जहां नमक सत्याग्रह चलाया गया। भू आवेक्षित बिहार में बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन व्यवहारिक नहीं था और अधिकतर स्थानों पर यह मात्र सांकेतिक था। पटना में नमक बनाने के लिए नखास तालाब को चुना गया और अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा गया। यहाँ चौकीदार कर के विरोध में तथा चौकीदारों और
चौकीदारी पंचायत के प्रभावशाली सदस्यों के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन चलाया गया। चूंकि ये चौकीदार सरकार के लिए जासूसी का काम करते थे, अतः इसके विरुद्ध जनता के मन में तीव्र घृणा की भावना थी। यह आंदोलन भागलपुर, सारण एवं मुंगेर जिलों में विशेष रूप से सफल रहा। भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद एवं अब्दुल वारी ने आंदोलनकारियों को संबोधित किया। पुलिस ने आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए उन्हें बुरी तरह पीटा, उन्हें यातनाएं दी गईं तथा उनकी सहमति को जब्त कर लिया गया। छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र में, अब झारखंड में, निम्न वर्ग को विद्रोही गतिविधियां देखी गईं। बोंगा माझी और सोमरा मांझी गांधीवाद के से प्रभावित ने हजारीबाग में आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें संस्कृतिकरण, जिसके तहत अनुयायी को मांस एवं मदिरा छोड़ने के लिए कहा जाता है और केवल खादी का प्रयोग करने की बात की जाती है, के साथ साथ सामाजिक धार्मिक सुधार भी जुड़ गया। हालांकि गांधी जी के बैनर तले संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाने का कार्य किया। यह भी देखा गया कि अधिकतर बड़े जमींदार सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहे, लेकिन छोटे भूमिपतियों एवं काश्तकारों ने इस आंदोलन में भाग लिया। लेकिन अधिकतर मौकों पर निम्न जाति की बढ़ती जनसंख्या ने छोटे भूमिपतियों एवं काश्तकारों के उत्साह एवं मनोबल में कमी की। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। खुदाई खिदमतगार ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया तथा साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ आंदोलन संगठित किया। इसने मजदूरों की दशा में सुधार की भी मांग की। संगठन ने अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि अन्य प्रांतों में मुसलमान जहां सत्याग्रह आंदोलन में तटस्थ बने हुए थे, वहीं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में बादशाह खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 23 अप्रैल 1930 को पुलिस ने स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के कारण उत्तेजना फैल गई तथा जनता ने हिंसक प्रदर्शन किया। पेशावर में तो स्थिति नियंत्रण से बाहर ही हो गई तथा आंदोलनकारियों के दमन के लिए भेजी गई हिंदू सेना ने मुसलमानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बाद में 4 मई तक की स्थिति नियंत्रण में आ सकी, जब सरकार ने हवाई टुकड़ियों की मदद से शहर पर कब्जा कर लिया। इस दौरान सरकार ने आतंक एवं दमन का साम्राज्य कायम कर दिया। इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों में लगभग 92% मुसलमान थे। इससे अंग्रेजों को अत्यंत निराशा हुई तथा उनका यह भ्रम टूट गया कि मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन से खुद को पूर्णतः अलग रखे हुए हैं। शोलापुर बम्बई प्रेसिडेंस के इस औद्योगिक नगर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन में ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यहाँ 7 मई से प्रारंभ हुई हड़ताल में हजारों मिल मजदूर काम छोड़कर प्रदर्शनकारियों से मिल गए। प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकानों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, नगर पालिका भवनों एवं न्यायालयों इत्यादि को आग लगा दी। 8 मई को पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें अनेक लोग मारे गए तथा सैकड़ों घायल हो गए। मजदूरों ने पुलिस को खदेड़कर समानांतर शासन कायम कर लिया और 1 सप्ताह तक शहर पर उनका कब्जा बना रहा। मार्शल लॉ लागू करके 16 मई तक ही सरकार शहर पर पूरी तरह से पुनः नियंत्रण कायम कर सकी। धारासड़ा नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धारासड़ा में हुई। यहाँ 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ धारासड़ा नमक सत्याग्रह पर धावा बोल दिया। यद्यपि आंदोलनकारियों ने पूर्ण शांति के साथ विरोध प्रदर्शन किया, किंतु पुलिस ने दमन का सहारा लिया
तथा प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। इसके कारण 2 व्यक्ति मारे गए, 320 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अमेरिकी पत्रकार मिलर ने पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्वक कृत्य को अत्यंत भयानक बताया। नमक सत्याग्रह से इस नए रूप को जनता ने बड़ी उत्सुकता से अपना लिया तथा देखते ही देखते वह जन आंदोलन में बदल गया। बाद में बड़ाला, बम्बई, सैनिकट्टा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मिदनापुर, बालासोर, पुरी तथा कटक के नमक कारखानों में भी इसी तरह के प्रदर्शन आयोजित किए गए। गुजरात, यहाँ खेड़ा जिले के आनंद बोरसद एवं नादियाद क्षेत्रों, सूरत जिले के बारदौली क्षेत्र एवं भरूच जिले के जम्बूसर क्षेत्र में शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया। यहाँ कर अदा करने के मुद्दे को लेकर जबरदस्त आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा लोगों ने भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया। हजारों की तादाद में लोग अपने परिवार के सदस्यों, मवेशियों तथा घर का सामान लेकर ब्रिटिश नियंत्रण वाले भारत से निकलकर बड़ौदा जैसे पड़ोसी रजवाड़े वाले इलाके में चले गए तथा महीनों कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए वहीं पड़े रहे। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह प्रताड़ित किया, उनके घरों एवं सामान को नष्ट कर दिया गया था, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने वल्लभ भाई पटेल की 80 वर्षीय मां को भी नहीं बख्शा। सरदार पटेल कई महीने तक पुलिस से लोहा लेते रहे। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य प्रांत, इन क्षेत्रों में आंदोलनकारियों ने वन नियमों का उल्लंघन किया। आंदोलन जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी रहा। यहाँ सरकार ने वनों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर यहाँ पशुओं को चराने, लकड़ी काटने एवं वन उत्पाद को एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। आंदोलन के दौरान इन सभी नियमों की अवहेलना की गई। संयुक्त प्रांत में लगान अदा करने का सशक्त अभियान चलाया गया तथा जमींदारों ने सरकार को राजस्व न देने का आह्वान किया गया। किसानों ने भी जमींदारों को लगान अदा न करने का आग्रह किया गया। चूंकि अधिकांश जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे, फलतः किसानों का लगान विरोधी आंदोलन की विरोध प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा रहा। यद्यपि प्रारंभिक महीनों में आंदोलन काफी शक्तिशाली था, लेकिन सरकारी दमन के कारण यह धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। अक्टूबर 1930 में इसमें पुनः तेजी आ गई तो आगरा एवं रायबरेली में इसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। मणिपुर एवं नागालैंड, इन क्षेत्रों में भी आंदोलन ने साहसिक भूमिका निभाई। रानी गैडिनल्यू ने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झंडा उठा लिया था, विद्रोह को प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया। रानी गैडिनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर, ब्रिटिश भारत के नूनकाउ ला लोंगकाउ ग्राम में हुआ। वह एक आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेता थी। उन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 13 वर्ष की आयु में गैडिनल्यू अपने चचेरे भाई के धार्मिक आंदोलन हेराका से जुड़ी। बाद में वह आंदोलन मणिपुर एवं आसपास के नागा क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1937 में शिलांग जेल में जवाहरलाल नेहरू गैडिनल्यू से मिले और उन्हें रानी की उपाधि दी और पहाड़ों की बेटी कहा। आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु आंदोलनकारियों ने विभिन्न माध्यमों को अपनाया। गांवों और कस्बों में प्रभात फेरियां निकाली जाने लगीं। गांवों पर राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेनों का प्रयोग किया जाता था। बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया। गैर कानूनी सूचना पत्र तथा पत्रिकाओं ने भी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदर्शन का प्रभाव: नंबर 1, विदेशी कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं के आयात में कमी आ गई। दूसरा, सरकार को शराब उत्पाद शुल्क तथा भू राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली आय में अत्यधिक कमी आ गई। तीसरा, व्यवस्थापिका सभा के चुनाव का व्यापक ढंग से बहिष्कार किया गया। जन आंदोलन की व्यापकता:
जन आंदोलन की व्यापकता। तो इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया। महिलाएं। गांधी जी ने महिलाओं से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु आगे आने का विशेष आग्रह किया। गांधी जी के इस आग्रह का महिलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा वे शीघ्र ही आंदोलन का अभिन्न अंग बन गईं। महिलाओं ने विदेशी कपड़ों की दुकानों, शराब की दुकानों तथा अफीम के ठेकों पर धरने दिए तथा तीव्र प्रदर्शन किए। भारतीय महिलाओं के लिए यह आंदोलन एक मील का पत्थर था, क्योंकि इस आंदोलन में उन्होंने बड़े पैमाने पर भाग लिया और अपनी राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। छात्र। महिलाओं के समान छात्रों ने भी शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों के समक्ष प्रदर्शन आयोजित करके तथा धरने देने के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई। मुसलमान। इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी नगण्य ही रही और कहीं भी वे 1920 से 22 के समय के आंदोलन की तरह सक्रिय नहीं हुए। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रखने की सलाह दी थी तथा दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता के मुद्दे का सहारा लेकर भावनात्मक रूप से मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रखने का दुष्प्रयास किया, किंतु पूरे देश में मुसलमानों के लगभग तटस्थ बने रहने के पश्चात भी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में मुसलमानों ने आंदोलन को भरपूर समर्थन प्रदान किया। यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने उपनिवेशी सरकार के विरुद्ध आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सैनहट्टा, त्रिपुरा, गाइबांधा, बगूरा एवं नोआखली में मध्यवर्गीय मुसलमानों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। ढाका में मुस्लिम नेताओं, दुकानदारों, निम्न वर्ग के लोगों तथा उच्च वर्ग की महिलाओं ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। बिहार, बंगाल एवं दिल्ली के बुनकरों ने भी आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। व्यापारी एवं छोटे व्यवसायी। इस वर्ग ने आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न व्यवसायिक संगठनों एवं वाणिज्यिक मंडलों ने प्रदर्शनों एवं धरनों इत्यादि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विशेषकर तमिलनाडु एवं पंजाब में इसकी भूमिका प्रशंसनीय रही। जनजातियाँ। मध्य प्रांत, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में जनजातियों एवं दलित वर्ग ने आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। मजदूर। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास एवं सोलापुर इत्यादि में मजदूरों ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। किसान। ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार एवं गुजरात में सक्रिय रहे। सरकारी प्रतिक्रिया। अस्थायी संधि के प्रयास। पूरे 1930 के दशक में सरकार की मनः स्थिति व्याकुलता एवं भ्रांति से ग्रस्त रही। आंदोलन की अप्रत्याशित सफलता से साम्राज्यवादी खेमे में घबराहट फैल गई। वह इस असमंजस के बीच संघर्ष करती रही कि आंदोलनकारियों के दमन हेतु कौन सा रुख अख्तियार किया जाए। यदि सरकार आंदोलनकारियों के प्रति हिंसा और दमन का सहारा लेती तो कांग्रेस इसकी भत्सर्जना करती और यदि वह हल्के तौर तरीके अपनाती तो कांग्रेस इसे सरकार पर अपनी विजय करार देती। सरकार की स्थिति दमन का सहारा लेने के मुद्दे पर काफ़ी समय तक डावाडोल रही। वह गांधी जी को गिरफ्तार करने पर भी काफ़ी हिचकिचाती रही, लेकिन एक बार जब उसने दमन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी तो उसके दमन चक्र का जैसे सिलसिला ही प्रारंभ हो गया। उसने नागरिक स्वतंत्रता के हनन के सभी तरीकों का भरपूर उपयोग किया। इसमें प्रेस पर प्रतिबंध भी शामिल था। प्रांतीय सरकारों को नागरिक अवज्ञा संगठनों की स्वतंत्रता को कुचलने की पूरी छूट प्रदान कर दी गई। यद्यपि जून माह तक कांग्रेस कार्यकारिणी को अवैध घोषित नहीं किया गया था, किंतु निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर यथासंभव लाठी चार्ज एवं घातक प्रयास किए गए, जिससे कई लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। गांधी जी सहित लगभग 90,000 लोग जेल में ठूस दिए गए। सरकारी दमन एवं साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन ने आंदोलन के प्रति सरकार की घृणा को और उजागर कर दिया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स का कोई उल्लेख न किए जाने पर राष्ट्रवादी और असंतुष्ट हो गए। यहाँ तक कि उदारवादियों ने भी सरकार की तीव्र आलोचना कर दी तथा सरकार ने अपना पूर्णतः मोहभंग तथा सरकार से उनका पूर्णतः मोहभंग हो गया। जुलाई 1930 में भारत के तत्कालीन वायसराय ने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा तथा डोमिनियन स्टेट्स की मांग पर चर्चा करने के मुद्दे को इसका लक्ष्य घोषित किया। उसने तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के सरकार
और कांग्रेस के मध्य शांति और सुलह की स्थापना हेतु संभावनाओं का पता लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से विचार विमर्श करने यरवदा जेल गए। चर्चा के उपरांत इन तीनों ने मांग की थी कि पहला, ब्रिटेन भारतीयों की स्वतंत्रता बहाल करे। दूसरा, स्वतंत्र सरकार का गठन जिसका वित्त एवं रक्षा संबंधी मामलों पर पूरा नियंत्रण हो। तथा तीसरा, ब्रिटेन से आर्थिक हर्जाने की मांग के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन। लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। गांधी इरविन समझौता। 25 जनवरी 1930 को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए गए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली। इसके परिणामस्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर कर दिया। इस समझौते में सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन इस बात पर सहमत हुए कि पहला, हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे। दूसरा, अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाएगी। तीसरा, विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली को स्थगित कर दिया जाएगा। चौथा, सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूति पूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। नंबर 5, समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दे दी जाएगी। नंबर 6, मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाएगी। नंबर 7, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा। किंतु वायसराय ने गांधी जी को निम्न 2 मांगें अस्वीकार कर दी। पहला, पुलिस ज्यादतियों की जांच कराई जाए तथा भगत सिंह तथा उनके साथियों को फांसी की सजा माफ कर दी जाए। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया कि पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा तथा दूसरा, कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार करते समय परिसंघ भारतीय उत्तरदायित्व तथा भारतीय हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अपरिहार्य मुद्दे पर विचार किया जाएगा। इसके अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा भारत की वित्तीय साख जैसे मुद्दे शामिल होंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन। क्या गांधी इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे हट गया था? गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित किए जाने के निर्णय से यह बात रेखांकित होती है कि गांधी इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे नहीं हटा था, क्योंकि पहला, किसी भी जन आंदोलन के लिए आवश्यक है कि उसका कार्यक्रम छोटा हो, अर्थात उसे ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। दूसरा, कार्यकर्ताओं या सत्याग्रहियों के विपरीत जनसामान्य की त्याग करने की क्षमता सीमित होती है। एवं तीसरा, 1930 के पश्चात आंदोलन में विरक्तता के लक्षण परिलक्षित होने लगे थे, विशेष रूप से उन दुकानदारों एवं व्यापारियों में जिनके आंदोलन के प्रति अभूतपूर्व उत्साह था। निसंदेह युवा भी निराश हो चुके थे। उन्होंने बड़ी तत्परता एवं गर्मजोशी से आंदोलन में सहभागिता निभाई, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। गुजरात के किसानों में भी निराशा का वातावरण व्याप्त था, क्योंकि उन्हें उनकी भूमिका वापस नहीं लौटाई गई थी। वास्तव में गुजराती काश्तकारों को उनकी जमीन वापस तभी मिली जब सूबे में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, किंतु इसके पश्चात भी अधिकांश भारतीय इस बात से प्रसन्न थे कि उपनिवेशी सरकार ने उनकी आंदोलन को महत्व दिया, उनके नेतृत्वकर्ताओं को बराबरी का दर्जा प्रदान किया तथा उनके साथ समझौते पर दस्तखत किए। आंदोलनकारियों को जब जेल से रिहा किया गया तो जनता ने किसी नायक की तरह उनका स्वागत किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को असहयोग आंदोलन से तुलना। इस आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया, जबकि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज्य था।
दूसरा, आंदोलन में कानून की अवज्ञा से मुफ्त हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया, जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी शासन से असहयोग था। प्रमुख विचार। भारत एक विशाल कारागृह है, मैं इस अवधारणा को अस्वीकार करता हूँ, ये महात्मा गांधी ने कहा था लॉर्ड इरविन को। गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं, तो ये कहा था एलन पिकिंसन ने। ब्रेल्सफोर्ड एक अंग्रेजी संवाददाता कहता है कि गांधी जी की दांडी यात्रा क्रांति का अंकुरण है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर सम्राट को हराया जा सकता है। स्टेट्समैन्स कलकत्ता में एक कहता है कि गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान में के समान थी। तो तीसरा है यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग के, जो हम इसके तुलना कर रहे थे असहयोग और सविनय अवज्ञा की, उसकी तीसरी अंतर होगा बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग में थोड़ी गिरावट आई और विरोध प्रदर्शन में उसने यह तत्परता नहीं दिखाई जैसा कि असहयोग आंदोलन के दौरान था। उदाहरणार्थ वकीलों द्वारा वकालत छोड़ना एवं छात्रों द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेना। चौथा है इस आंदोलन में मुसलमानों की सहभागिता असहयोग आंदोलन के समान नहीं थी। पांचवा, आंदोलन में कोई बड़ा मजदूर विद्रोह परिलक्षित नहीं हुआ। छठा, किंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों एवं व्यवसायिक वर्ग की व्यापक भागीदारी ने अन्य वर्गों की क्षति की पूर्ति की। 7, इस आंदोलन में राजनीतिक बंदियों की संख्या असहयोग आंदोलन की तुलना में लगभग 3 गुनी अधिक थी। नंबर 8, सांगठनिक रूप से कांग्रेस ज्यादा सशक्त थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 गांधी अरविंद समझौते या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 19 मार्च 1931 में कराची में आयोजित किया गया। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसके 6 महीने पहले भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। यद्यपि गांधी जी ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, किंतु भारतीय गांधी जी से तीव्र नाराज थे। गांधी जी ने अपेक्षा थी कि वे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। गांधी जी को अपनी कराची यात्रा के दौरान जनता के तीव्र रोष का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए तथा उन्हें काले झंडे दिखाए गए। पंजाब नौजवान सभा ने भगत सिंह एवं उनके कामरेड साथियों को फांसी की सजा से न बचा पाने के लिए गांधी जी की तीव्र आलोचना की। कराची में कांग्रेस का प्रस्ताव किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात दोहराते हुए भी कांग्रेस ने इन क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की। दिल्ली समझौते को मंजूरी दे दी। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। कांग्रेस ने 2 प्रस्तावों को अपनाया। इनमें से एक मौलिक अधिकारों और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध था। इन प्रस्तावों के कारण कराची सत्र एक यादगार सत्र बन गया। मौलिक अधिकारों के संबद्ध प्रस्तावों में निम्न प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया। अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, जाति, धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समक्ष समानता
का अधिकार, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी, अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध जो प्रस्ताव पारित किए गए उनमें सम्मिलित थे। लगान और मालगुजारी में उचित कटौती, अलाभकारी जोतों को लगान से मुक्ति, किसानों को कर्जा से राहत और सूदखोरी पर नियंत्रण, मजदूरी के लिए बेहतर सेवा, महिला मजदूरी की सुरक्षा तथा काम के नियमित घंटे, मजदूरी और किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, प्रमुख उद्योगों परिवहन और खदान की सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वादा। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया और बताया कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है। कांग्रेस ने भी घोषित किया कि जनता के शोषण को समाप्त करने हेतु राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी भी आवश्यक है। कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तव में कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो बाद के वर्षों में भी निरंतर बरकरार रहा। गोलमेज सम्मेलन, भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड इस बात पर सहमत हुए कि जैसा कि साइमन कमीशन रिपोर्ट की अनुशंसाएं स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थीं, एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने में निमित्त लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। ब्रिटिश सरकार एवं भारतीयों के मध्य समान स्तर पर आयोजित की गई यह प्रथम वार्ता थी, जहां कांग्रेस एवं अधिकांश व्यावसायिक संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। वही मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग और भारतीय रजवाड़ों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला, तीनों ब्रिटिश दल लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल के प्रतिनिधि। दूसरा, ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य। नंबर 3, भारत के राज्यों से राजकुमार या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के चयन पर मापदंड असमान था। ब्रिटेन की 3 पार्टियों का प्रतिनिधित्व अलग अलग प्रतिनिधि कर रहे थे, जबकि भारतीय प्रतिनिधियों में से कुछ वायसराय द्वारा मनोनीत थे और कुछ का मनोनयन भारतीय रजवाड़ों ने किया था। इस सम्मेलन में राज्य लोक संगठन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रतिनिधियों के मनोबल का मुख्य आधार ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा तथा उनके स्वशासन संबंधी विचार थे। इस सम्मेलन में सम्मिलित सभी दलों के प्रतिनिधि न केवल अपने व्यक्तिगत हितों के पक्ष पोषण में प्रयासरत रहे, सम्मेलन के दौरान केवल समस्याओं व विचारार्थ विषय ही प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आ सका। वैसे ही भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन कांग्रेस के सम्मेलन में भाग न लेने से यह सम्मेलन अधूरा सा हो गया। अंततः 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के यह सम्मेलन समाप्त हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दिल्ली समझौते के प्रावधान के अंतर्गत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 19 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुए। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले इस सम्मेलन में गांधी जी के राजपूताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ा एवं मीरा बेन भी थीं। यद्यपि इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कुछ विशेष प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नंबर 1, ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में दक्षिणपंथी खेमे में ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर बात करने का तीव्र विरोध किया। उसने भारत में और सुदृढ़ ब्रिटिश सरकार की मांग की
ब्रिटेन में रैमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में बनी लेबर पार्टी में रूढ़िवादी सदस्यों का बोलचाल था तथा इसी समय सैमुअल होवर को भारत का गृह सचिव नियुक्त किया गया, जो कि घोर दक्षिणपंथी था। दूसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुख्यतः रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक एवं ब्रिटिश राजभक्तों के प्रतिनिधि थे, जिनका उपयोग साम्राज्यवादी सरकार में यह प्रदर्शित करने के लिए किया कि कांग्रेस सभी भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है। साथ ही सरकार का मकसद था कि हर मोर्चे पर गांधी जी को परास्त किया जाए। तीसरा, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर शीघ्र ही सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो गया। मुसलमानों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं दलितों में पृथक प्रतिनिधि की मांग प्रारंभ कर दी ने अभी आपस में मिलकर अल्पसंख्यक गठजोड़ के रूप में संगठित हो गए, किंतु गांधी जी ने सांप्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का अंत तक विरोध किया। नंबर 4, भारतीय रजवाड़े भी संघ बनाने के मुद्दे पर ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। मुख्यतः जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित कर कांग्रेस केंद्र में सरकार का गठन करे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रैमजे मैकडोनाल्ड की इस घोषणा के साथ संपन्न हुआ। नंबर 1, 2 मुस्लिम प्रांतों, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध का गठन। दूसरा, भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना। तीसरा, 3 विशेषज्ञ समितियों, वित्त मताधिकार एवं राज्य संबंधी समितियों का गठन तथा चौथा, यदि भारतीयों ने सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। सम्मेलन में सरकार भारतीयों की मुख्य मांग स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का विचार करने में असफल रही। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौट आए। 29 दिसंबर 1929 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ करने का निर्णय किया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 27 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया। इनमें कई अन्य भारतीय नेताओं ने भागीदारी नहीं की। पहले 2 सम्मेलनों की भांति इनमें भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसकी अनुशंसाएं मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित हुई, जिस पर बाद में ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई। अनुशंसाओं के विश्लेषण हेतु एक संयुक्त समिति गठित की गई और भारत के लिए एक नया अधिनियम बनाने को कहा गया। इस समिति ने फरवरी 1935 में एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता पर कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने 19 दिसंबर 1931 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अस्थायी शांति का काल मार्च से दिसंबर 1931। इस काल में भी विभिन्न गतिविधियों ने भारतीयों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना को जीवित रखा। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस लगान में कमी करने, बकाया लगान को माफ करने तथा लगान अदा न करने के कारण काश्तकारों को उनकी भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रारंभ किए गए आंदोलन को नेतृत्व कर रही थी। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में हुकूमत में खुदाई खिदमतकार के कार्यकर्ताओं एवं उन किसानों पर कठोर दमनात्मक कार्यवाही की जो सरकार द्वारा बलपूर्वक लगान वसूल करने का विरोध कर रहे थे। बंगाल में सरकार भेदभावपूर्ण अध्यादेशों के द्वारा शासन चला रही थी तथा आतंकवाद से निपटने के नाम पर उसने हजारों लोगों को कारावास में डाल दिया था। सितंबर 1931 में हिजली जेल में राजनीतिक बंदियों पर गोली चलाई गई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सरकार का परिवर्तित रुख। दिल्ली समझौते से उच्च ब्रिटिश अधिकारियों के सम्मुख यह तथ्य उभर कर सामने आया कि इस समझौते में कांग्रेस की प्रतिष्ठा एवं भारतीयों में उत्साह में वृद्धि हुई है तथा ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। फलतः उन्होंने यथास्थिति को परिवर्तित करने की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने 3 प्रावधानों को अपनाने की रणनीति बनाई। पहला, गांधी जी को पुनः कोई जन आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दूसरा, कांग्रेस की सद्भावना आवश्यक नहीं है, अपितु इसके स्थान पर उन लोगों का सहयोग एवं समर्थन अति आवश्यक है जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध हुकूमत का साथ दिया है, उदाहरणार्थ सरकारी सेवक एवं राजभक्त इत्यादि। नंबर तीसरा है, राष्ट्रीय आंदोलन को अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित एवं संगठित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा के पश्चात भारत के नए वायसराय विलिंगडन ने 31 दिसंबर 1931 को गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। 31 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की कार्यवाही 4 जनवरी 1932 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन पर पूर्ण रूपेण हमला प्रारंभ कर दिया। प्रशासन को असीमित और मनमानी शक्तियां देने वाले अनेक अध्यादेश जारी किए गए तथा नागरिक सैनिक कानून की शुरुआत हो गई। सभी स्तरों पर कांग्रेस के संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूंस दिया गया। कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोगों को यातनाएं दी गईं। नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। संपत्तियां कुर्क कर ली गईं और गांधी जी के आश्रमों पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया गया। अंग्रेजी सरकार ने इस दमन का शिकार महिलाएं भी हुई। प्रेस के खिलाफ भी अधिक कार्रवाई की गई तथा राष्ट्रवादी साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जनता की प्रतिक्रिया सरकारी दमन के खिलाफ जनता में तीव्र रोष था। यद्यपि जनता असंगठित और अपरिपक्व थी, किंतु उनकी प्रतिक्रिया व्यापक थी। केवल प्रथम 4 महीने में ही लगभग 88,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया। इनमें से अधिकांश शहरी और निर्धन ग्रामीण थे। विरोध प्रदर्शन के तरीकों से शराब की दुकानों पर धरने, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने, अवैधानिक सम्मेलन, अहिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रीय दिवस का आयोजन, राष्ट्रीय झंडे का प्रतीकात्मक लोहड़, चौकीदारी कर का भुगतान न करना, नमक सत्याग्रह, वन कानूनों का उल्लंघन तथा बंबई के निकट गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर की स्थापना प्रमुख थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के इस चरण में 2 भारतीय रियासतों कश्मीर एवं अलवर में तीव्र जन प्रतिक्रिया का उभरना आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, किंतु इतना होने पर भी यह आंदोलन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खिंच सका, क्योंकि पहला, गांधी जी तथा अन्य राष्ट्रवादी नेता जन प्रतिक्रिया को संगठित करने में पर्याप्त समय नहीं दे सके तथा दूसरा, जनता असंगठित एवं अपरिपक्व थी। अंततः अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। यद्यपि गांधी जी के निर्णय से जनता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा अवश्य हुई, किंतु उनमें कांग्रेस के प्रति निष्ठा कम नहीं हुई। उन्होंने वास्तविक रूप से न सही दिल से स्वतंत्रता का संघर्ष अवश्य जीत लिया था। सांप्रदायिक निर्णय और पुनः समझौता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति कहा गया, के अध्ययन के आधार पर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। सांप्रदायिक निर्णय ने दलित वर्गों, जिन्हें 78 सीटें दी गईं, सहित अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं सीटें आरक्षित की। दरअसल सांप्रदायिक निर्णय उपनिवेशी शासन की फूट डालो और राज करो की नीति का एक और प्रमाण था। साइमन कमीशन के सम्मुख अपनी गवाही में अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि दलित या वंचित वर्गों को एक अलग वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे हिंदू जाति से पृथक और एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अछूतों के अधिकारों की पूर्ति हेतु सीधी कार्रवाई की वकालत की। ऊंची जातियों या वर्गों के स्पष्ट विरोध के कारण अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुधार केवल सरकार के उद्देश्यपूर्ण कार्यों से ही हो सकता है और वंचित वर्गों को लोक सेवा के सभी स्तरों पर अधिक प्रतिनिधित्व देने को कहा। साइमन कमीशन ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग को निरस्त कर दिया, लेकिन उसने सीटों के आरक्षण की अवधारणा को बनाए रखा। उसने सभी 8 प्रांतों में वंचित वर्गों के लिए कुछ सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की। सांप्रदायिक निर्णय के प्रावधान। मुसलमानों, सिखों एवं यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया जाए। आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों तथा स्त्रियों को भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया जाए। प्रांतीय विधानमंडल में
सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया जाए, प्रांतीय विधानमंडलों की मौजूदा सीटों को दोगुना किया जाए, श्रमिक जमींदारों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों को सीटें आवंटित की जाएं, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर शेष सभी प्रांतीय विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 3% आरक्षण हो। मुस्लिमों को उन प्रदेशों में जहां वे अल्पमत में हैं अतिरिक्त सीटें मिलें। सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदायों के निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाए। अन्य शेष मतदाता जिन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका था, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार का अधिकार प्रदान किया जाए। बम्बई प्रांत में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 स्थान मराठों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की गई। उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों तथा विशेष निर्वाचन क्षेत्रों दोनों जगह मतदान का अधिकार दिया जाए। दलित जातियों के लिए विशेष निर्वाचन की यह व्यवस्था 20 वर्षों के लिए की जाए। दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी जाए। कांग्रेस का पक्ष। यद्यपि कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध थी, किंतु अल्पसंख्यकों के विचार विमर्श किए बिना वह किसी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थी। इस प्रकार सांप्रदायिक निर्णय से गहरी असहमति रखते हुए कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वह ना तो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार करेगी, ना ही इसे अस्वीकार करेगी। सांप्रदायिक निर्णय द्वारा दलितों को सामान्य हिंदुओं से पृथक कर एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता देने तथा पृथक प्रतिनिधित्व करने का सही राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया है। गांधी की प्रतिक्रिया। गांधी जी ने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार देने के प्रस्ताव पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय को राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा। उनका मत था कि यह हिंदुओं एवं दलित वर्ग दोनों के लिए खतरनाक है। उनका कहना था कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिए इनमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक बार यदि पिछड़े एवं दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो अस्पृश्यता को दूर करने का मुद्दा पिछड़ जाएगा और हिंदू समाज में सुधार की प्रतिक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचन मंडल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह अछूतों के सदैव अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है। वे दलित वर्गों को हिंदू समाज का अविच्छिन्न अंग मानते थे। उन्हें यह आशा थी कि हिंदू समाज दलितों के कल्याण के लिए काम करेगा और शताब्दियों तक शोषित समाज के इस तबके के साथ सामाजिक न्याय करेगा, जिससे कि वह हिंदू समाज में पूरी तरह समाहित हो सके। दलितों के हितों की सुरक्षा के नाम पर ना ही विधानमंडलों या सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है और ना ही उन्हें पृथक समुदाय बनाने की, अपितु सर्वप्रमुख आवश्यकता समाज से अस्पृश्यता की कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने की है। गांधी जी ने अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी यह नीति हिंदू समाज को बांट देगी। गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्मनिर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तथापि उन्होंने दलित वर्ग के लिए बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की मांग का विरोध नहीं किया। अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने के लिए 20 सितंबर 1932 से गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। कई राजनीतिज्ञों ने गांधी जी के अनशन को राजनीतिक आंदोलन की सही दिशा में भटकना कहा। इस बीच विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के नेता, जिनमें एम.सी. रजा, मदन मोहन मालवीय और बी.आर. अम्बेडकर सम्मिलित थे, सक्रिय हो गए। अंततः एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18, बम्बई एवं सिंध में 15, पंजाब में 8 और असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए।
यह वादा किया गया कि गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का 1% एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया और प्रांतीय विधानमंडलों में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। सरकार ने पूना समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। वंचित वर्गों के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के लिए सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए प्रदत्त 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। किसी को भी स्थानीय निकाय के किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए संदर्भ में मात्र दलित वर्ग के संबंध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। पूना समझौता पैक्ट का दलितों पर प्रभाव। पूना समझौते ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंधकार युग को जारी रखा। इसने कई समस्याओं को जन्म दिया। इसने दलितों को राजनीतिक हथियार बना लिया, संयुक्त निर्वाचन के वास्तविक दलितों को हराकर हिंदू जाति संगठनों का एजेंट बना दिया और केवल उन दलितों की चुनावी जीत को पक्का किया जो इन संगठनों के एजेंट या हथियार थे। पूना पैक्ट ने दलितों के राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अवनयन को बढ़ावा दिया और इस प्रकार ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाली दलितों के वास्तविक एवं स्वतंत्र नेतृत्व को बर्बाद कर दिया। इसने हिंदू से पृथक एक अलग दलित अस्तित्व को स्वीकार न करके उसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में रखा। इस समझौते में ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित आदर्श समाज के सामने बाधा खड़ी की। राष्ट्रीय जीवन में दलित को एक पृथक एवं भिन्न तत्व न मानकर इसने दलित एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी रक्षोपायों को भारत के संविधान में स्पष्ट करने से रोक दिया। संयुक्त निर्वाचक वर्ग तथा इसका दलितों पर प्रभाव। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ AISCF की कार्यकारी समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत आयोजित चुनावों का अनुभव सिद्ध करता है कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था ने विधानमंडलों में अपने वास्तविक एवं प्रभावी प्रतिनिधियों को भेजने के अधिकार से अनुसूचित जातियों को वंचित किया है और हिंदू बहुसंख्यक को अनुसूचित जाति का सदस्य नामित करने का वास्तविक अधिकार प्रदान किया है, जो हिंदू बहुसंख्यक के साथ हाथ की कठपुतली बन सके। इसलिए संघ की कार्यकारी समिति ने संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था एवं आरक्षित सीट के प्रावधान को समाप्त करने की मांग की और इसके स्थान पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था लागू करने को कहा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग और पूना पैक्ट को समाप्त करने की मांग 1947 तक जारी रही। गांधी जी का हरिजन अभियान। सांप्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पूना पैक्ट के द्वारा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधी जी को बुरी तरह आहत कर दिया था। फिर भी गांधी जी ने पूना समझौते के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किए जाने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के उद्देश्य से गांधी जी ने अपने अन्य कार्यों को छोड़ दिया तथा पूर्ण रूपेण अस्पृश्यता निवारण अभियान से जुट गए। उन्होंने अपना अभियान यरवदा जेल से ही प्रारंभ कर दिया था। तत्पश्चात अगस्त 1933 में जेल से रिहा होने के उपरांत उनके आंदोलन में और तेजी आ गई। अपनी कारावास की अवधि में ही उन्होंने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया तथा जनवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। जेल से रिहाई के उपरांत भी सत्याग्रह आश्रम वर्धा आ गए। साबरमती आश्रम गांधी जी ने 1930 में ही छोड़ दिया था और प्रतिज्ञा की थी कि स्वराज मिलने के पश्चात ही वे साबरमती आश्रम अहमदाबाद में वापस लौटेंगे। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की। नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की तथा लगभग 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया। अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वयं द्वारा स्थापित संगठन हरिजन सेवक संघ के लिए जगह जगह पर कोष एकत्रित करने का कार्य भी किया। गांधी जी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था हर रूप में अस्पृश्य
अस्पृश्यता को समाप्त करना। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि गांवों का भ्रमण कर हरिजनों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान का कार्य करें। दलितों को हरिजन नामक सर्वप्रथम गांधी जी ने ही दिया था। हरिजन उत्थान के इस अभियान में गांधी जी 8 मई व 16 अगस्त 1933 को 2 बार लंबे अनशन पर बैठे। उनके अनशन का उद्देश्य अपने प्रयासों की गंभीरता एवं अहमियत से अपने समर्थकों को अवगत कराना था। अनशन की रणनीति ने राष्ट्रवादी खेमे को बहुत प्रभावित किया। बहुत से लोग भावुक हो गए। अपने हरिजन आंदोलन के दौरान गांधी जी को हर कदम पर सामाजिक प्रतिक्रियावादियों तथा कट्टरपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ प्रदर्शन किए तथा उन पर हिंदूवाद पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा कांग्रेस का विरोध करने के निमित्त सरकार ने इन प्रतिक्रियावादी तत्वों का भरपूर साथ दिया। अगस्त 1934 में लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक को गिराकर सरकार ने उन्हें अनुग्रहित करने का प्रयत्न किया। बंगाल में कट्टरपंथी हिंदू विचारकों ने पूना समझौते द्वारा हरिजनों को हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की अवधारणा को पूर्णतः खारिज कर दिया। गांधी जी के जाति संबंधी विचार। गांधी जी ने अपने पूरे हरिजन आंदोलन, सामाजिक कार्य एवं अनशनों में कुछ मूलभूत तत्वों पर अत्यधिक जोर दिया। हिंदू समाज में हरिजनों पर किए जा रहे अत्याचार तथा भेदभाव की उन्होंने भी तीव्र भत्सर्जना की। दूसरा प्रमुख मुद्दा था छुआछूत को जड़ से समाप्त करना। उन्होंने अस्पृश्यता की कुरीति को समूल नष्ट करने तथा हरिजनों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिए जाने की मांग की। उन्होंने इस बात की मांग उठाई कि हिंदुओं द्वारा सदियों से हरिजनों पर जो अत्याचार किया जाता रहा है उसे अतिशीघ्र बंद किया जाना चाहिए तथा इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए। शायद यही वजह थी कि गांधी जी ने अम्बेडकर या अन्य हरिजन नेताओं की आलोचनाओं का कभी बुरा नहीं माना। उन्होंने हिंदू समाज को चेतावनी दी कि यदि अस्पृश्यता का रोग समाप्त नहीं हुआ तो हिंदू समाज समाप्त हो जाएगा। यदि हिंदूवाद को जीवित रखना है तो अस्पृश्यता को समाप्त करना ही होगा। गांधी जी का संपूर्ण हरिजन अभियान मानवता एवं तर्क के सिद्धांत पर अवलंबित था। उन्होंने कहा कि शास्त्र छुआछूत की इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन यदि वे ऐसी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं तो हमें उनकी अपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मानवीय प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। गांधी जी अस्पृश्यता निवारण के मुद्दे को अंतर्जातीय विवाह एवं अंतर्जातीय भोज जैसे मुद्दे के साथ जोड़ने के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये चीजें स्वयं हिंदू सवर्ण समाज एवं हरिजनों के बीच में है। उनका कहना था कि उनके हरिजन अभियान का मुख्य उद्देश्य उन कठिनाइयों एवं कुरीतियों को दूर करना है जिससे हरिजन समाज शोषित और पिछड़ा है। इसी तरह उन्होंने जाति निवारण और छुआछूत निवारण में भी भेद किया। इस मुद्दे पर भी डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों से असहमत थे कि छुआछूत की बुराई जाति प्रथा की देन है तथा जब तक जाति प्रथा बनी रहेगी यह बुराई भी जीवित रहेगी। अतः जाति प्रथा को समाप्त किए बिना अछूतों का उद्धार संभव नहीं है। गांधी जी का कहना था कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अपने कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन इनमें कोई पाप नहीं है। हाँ, छुआछूत अवश्य पाप है। उनका तर्क था कि छुआछूत जाति प्रथा के कारण नहीं अपितु ऊंच नीच के कृत्रिम विभाजन के कारण है। यदि जाति प्रथा एक दूसरे की सहयोगी एवं पूरक बनकर रहे तो जाति प्रथा में कोई दोष नहीं है। कोई भी जाति ना उच्च है न निम्न। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थन एवं विरोधियों दोनों ने आह्वान किया कि वे आपस में मिलकर काम करें, क्योंकि दोनों ही छुआछूत के विरुद्ध हैं। गांधी जी का विचार था कि छुआछूत की बुराई का उन्मूलन करने से उनका सांप्रदायिकता एवं ऐसे अन्य मुद्दे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि इसकी उपस्थिति का तात्पर्य होगा कि जाति प्रथा में उच्च एवं निम्न की अवधारणा को स्वीकार करना। गांधी जी ने छुआछूत के समर्थक दकियानूसी प्रतिक्रियावादी हिंदुओं को सेनापति कहा, किंतु वे इन पर किसी प्रकार का दबाव डाले जाने के विरोधी थे। उनका कहना था कि उन्हें समझा बुझाकर था इनके दिलों को जीतकर उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा, ना कि इन पर दबाव डालकर। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके अनशन का उद्देश्य उनके द्वारा चलाए जा रहे छुआछूत विरोधी आंदोलन के संबंध में उनके मित्रों एवं अनुयायियों के उत्साह को दुगना करना है। अभियान का प्रभाव। गांधी जी ने बार बार यह बात दोहराई कि उनके हरिजन अभियान का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, अपितु यह हिंदू समाज एवं हिंदुत्व का शुद्धिकरण आंदोलन है। वास्तव में गांधी जी ने अपने हरिजन अभियान के दौरान
केवल हरिजनों के लिए ही कार्य नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताया कि जन आंदोलन के निष्क्रिय या समाप्त हो जाने पर वे स्वयं को किस प्रकार के रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। उनके आंदोलन ने राष्ट्रवाद के संदेश को हरिजनों तक पहुंचाया। यह वह वर्ग था जिसके अधिकांश सदस्य खेतीहर मजदूर थे तथा धीरे धीरे किसान आंदोलन तथा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे। गांधी एवं अंबेडकर के मध्य वैचारिक भिन्नता एवं समानता। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख उन्नायक और शिल्पकार तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रमुख संविधान निर्माता कई मामलों में समान विचार रखते थे, लेकिन सामाजिक सुधार के तरीकों तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर उनमें गहरे मतभेद भी मौजूद थे। गांधी जी की योजना बेहद व्यापक थी। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता को अलग करके सामाजिक सुधार की अनुमति कभी नहीं दी। गांधी जी ने विदेशी कपड़े जलाए और अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, इसलिए नहीं कि ये दोनों भावनात्मक कृत्य थे, अपितु ये भारतीयों की दास्ता एवं बंधन के प्रतीक थे। गांधी जी विश्वास करते थे कि स्वतंत्रता कभी भी प्रदान नहीं की जाती, अपितु यह उस सत्ता में निहित होती है जो इसकी मांग करती है और इसका प्रयोग करने की चाह रखती है, जबकि अंबेडकर उम्मीद करते थे कि स्वतंत्रता शासकों द्वारा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार लोकतंत्र की प्रकृति एवं क्षेत्र पर दोनों के विचारों में भिन्नता है। अंबेडकर स्वतंत्र भारत के लिए संसदीय व्यवस्था चाहते थे, जबकि गांधी जी संसदीय व्यवस्था के प्रति अधिक सकारात्मक रुख नहीं रखते थे। गांधी जी का मानना था कि नेतृत्व द्वारा प्रभुत्व की प्रवृत्ति के साथ लोकतंत्र भीड़तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी ओर अंबेडकर इस संभावना से बेपरवाह थे, अपितु उन्होंने भीड़तंत्र के लिए लोगों में इच्छा जागृत की, जहां वंचित एवं दलितों के उन्नयन द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। गांधी एवं अंबेडकर दोनों राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। अंबेडकर की कार्यगत पद्धति में कुछ बेहद कठोर थी, लेकिन अहिंसा को लेकर समझौता विहीन तरीके के अलावा गांधी जी ने वैचारिक या सैद्धांतिक कठोरता नहीं की। गांधी जी 20वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारधाराओं उदारवाद, साम्यवाद और फांसीवाद से स्पष्ट रूप से आगे बढ़े और इन जटिल संरचनाओं जिन्होंने व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना दिया कि सरल व्यवहारिक विकल्पों के साथ शुरुआत करना चाहते थे। दूसरी ओर अंबेडकर का उदारवादी विचारधारा और सहायक संस्थागत ढांचे के प्रति काफी झुकाव था। अंबेडकर का प्रबल जातिगत पहचान के प्रति भी लगाव था। अंबेडकर की राजनीति में भारतीय भिन्नता एवं अखंडता के पहलू उजागर होते हैं, जबकि गांधी की राजनीति में भारतीय एकता एवं अखंडता का पहलू दिखाई देगा। हिंद स्वराज में गांधी जी ने सिद्ध किया कि साम्राज्यवादी शासन से पूर्व भारत एक राष्ट्र रहा और ये अंग्रेज थे। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता को तोड़ा। अंबेडकर का विचार था कि भारतीय एकता औपनिवेशिक राज द्वारा लागू ब्रिटिश विधिक व्यवस्था का उप उत्पाद थे। गांधी जी की दृष्टि में ग्रामराज्य रामराज्य है और एक सच्ची स्वतंत्रता है, लेकिन अंबेडकर के विचार इसके विपरीत थे। उनका मानना था कि भारतीय ग्रामों की स्थिति की प्रकृति ने समानता और बंधुत्व तथा स्वतंत्रता को भी नकारा है, इसलिए उनके अनुसार हमें भारतीय ग्राम व्यवस्था पर अभियान करने की अपेक्षा शर्म आनी चाहिए। अंबेडकर ने सामाजिक एकीकरण और सुधार के लिए बल प्रयोग करना या बलपूर्वक बाध्य करने का जोरदार खंडन किया। परिवर्तन, सुधार एवं एकीकरण उचित शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, इस पर गांधी एवं अंबेडकर दोनों एकमत थे। दलितों या वंचितों के उत्थान के तरीके एवं माध्यम पर दोनों में गहरा अंतर्विरोध था। दलितों या अछूतों को गांधी जी द्वारा हरिजन नाम देना अंबेडकर जी को पसंद नहीं आया और इसे गांधी जी की चालाकी मानते थे। जब गांधी जी ने डिस्प्रेस्ड क्लासेस लीग का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ किया, तो अंबेडकर ने इसका विरोध किया और यह कहते हुए इस संगठन को छोड़ दिया कि गांधी जी के लिए अस्पृश्यता मात्र एक मंच है, ना कि एक सजग कार्यक्रम। गांधी जी से भिन्नता रखते हुए अंबेडकर जी का मानना था कि धर्म का केंद्र मनुष्यों के बीच होना चाहिए, ना कि मनुष्य एवं भगवान के बीच, जैसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी की भांति अंबेडकर भी हिंदुत्व से बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन वे इन्हें पूरी तरह समाप्त न करके इनमें सुधार एवं इनके पुनर्निर्मित करना चाहते थे।
राजनीति में अंबेडकर की अवधारणा थी धर्म की स्वतंत्रता, निर्बाध नागरिकता और राज्य एवं धर्म की पृथकता। गांधी जी ने भी धर्म की स्वतंत्रता का विचार दिया, लेकिन वे राजनीति एवं धर्म को पृथक करने के पक्षधर नहीं थे। लेकिन गांधी एवं अंबेडकर दोनों ने ही यह स्वीकार किया कि धर्म सामाजिक परिवर्तन के एजेंट की भांति है। अंबेडकर के अनुसार निसंदेह पुरुषसत्ता लोगों में निहित होती है और वो राज्य की सीमित पुरुषसत्ता में विश्वास करते हैं। गांधी जी के अनुसार भी राज्य की सीमित पुरुषसत्ता होती है, अन्यथा वह व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं इच्छा का समूल मिटा देगा। हिंसा एवं अहिंसा को लेकर गांधी एवं अंबेडकर में मत भिन्नता है। अंबेडकर का मानना था कि पूर्ण अहिंसा साध्य है और सापेक्षिक हिंसा एक साधन है, जबकि गांधी जी ऐसा अंतर नहीं मानते और किसी भी प्रकार की हिंसा के घोर विरोधी थे। उत्पादन के मशीनीकरण और भारी मशीनों के उपयोग पर भी गांधी एवं अंबेडकर में मत भिन्नता है। गांधी जी मशीनीकरण के विनाशकारी भी मानवीकरण प्रभाव के आलोचक थे और उनके लिए उन्होंने शोषणकारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। अंबेडकर ने निजी संपत्ति बनाने वाले गलत सामाजिक संगठनों को लेकर मशीनीकरण के बुरे प्रभाव को दिखाया। उनके अनुसार मशीनीकरण से सभी को लाभ पहुंचेगा। उनका पक्का विश्वास था कि मशीन एवं आधुनिक सभ्यता सभी के लाभ के लिए थी और कहा कि लोकतांत्रिक समाज का नारा मशीन और अधिक मशीनीकरण, सभ्यता और अधिक सभ्यता होना चाहिए। अंबेडकर मानव जीवन के समग्र पहलुओं को महत्व देते थे। जीवन के आध्यात्मिक एवं भौतिक पहलुओं के बीच संतुलन उनकी मुख्य चिंता थी। गांधी की पंचायत व्यवस्था भी व्यक्ति के समग्र पहलू पर बल डालती है। गांधी अंबेडकर के वेदों एवं ग्रंथों को छोड़ने के आह्वान से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि जाति धार्मिक सीमा, क्षेत्र और आध्यात्मिकता के साथ कुछ नहीं कर सकती। जाति और वर्ण अलग अलग है और जाति विकृत विकार है। अंबेडकर अछूतों को हिंदू समुदाय के बाहर एक धार्मिक अल्पसंख्यक मानते थे, जबकि गांधी जी उन्हें हिंदू समुदाय का अभिन्न अंग मानते थे। अंबेडकर ने अछूतों को राजनीतिक अल्पसंख्यक या बलपूर्वक बनाए गए अल्पसंख्यक कहना उचित समझा। गांधी जी के अनुसार अल्पसंख्यक भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं में से एक है, लेकिन अंबेडकर के लिए यह एकमात्र समस्या थी जिसने उनका समग्र ध्यान आकर्षित किया। अंबेडकर ने इस समस्या का ऐतिहासिक कोण से समग्र एवं व्यापक अध्ययन किया और गांधी जी ने इसे समकालीन स्थिति के रूप में अधिक लिया और इसके उन्मूलन के लिए व्यवहारिक समाधान करने का प्रयास किया। इस प्रकार गांधी एवं अंबेडकर के विचारों में भिन्नता है तो समानता भी है, विरोध है तो सहमति भी है। दोनों के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नता अवधारणा, पृष्ठभूमि, शिक्षा एवं अनुभव इत्यादि के कारण हो सकती है। अंबेडकर ने मानव गरिमा के साथ गांधीवादी नजरिए को साझा किया। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के मतानुसार इस प्रकार यह दिखाई देगा कि गांधी जी एवं अंबेडकर का सामाजिक बुराई एवं औपनिवेशिक अत्याचार को लेकर के समान आकुलता है, लेकिन मौलिक अंतर है। वास्तविकता की जगह ऊपरी अधिक है। दोनों बुद्धिजीवियों का सीमांकन करता है। कानून बनाने एवं तोड़ने के लिए असहयोग, हड़ताल, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा इत्यादि गांधीवादी श्रेष्ठ बाहरी अभिव्यक्ति थी, लेकिन अंबेडकर राजनीतिक प्रक्रिया में संवैधानिक एवं कानूनी समीक्षा की तरफ अधिक झुके प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय 19 खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अध्याय